क्या ये आपको समझ में आ रहा है ये चीज? ये जो हमने लिखा है ये tan थीटा है, इसी को मैंने लिखा है sin थीटा बाई cos थीटा। ठीक है, अब देखिए क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, y माइनस वाई वन बाई साइन थीटा इज इक्वल टू x माइनस एक्स वन बाई कॉस थीटा। क्या ऐसा लिख सकते हैं? आपको लगता है ये साइन थीटा यहाँ रख लेंगे और x माइनस एक्स वन यहाँ ले जाए तो ऐसा लिखा जा सकता है क्या? y माइनस वाई वन बाई साइन थीटा बराबर x माइनस एक्स वन बाई कॉस थीटा। तो ये बेसिकली क्या है ना, ये एक रेशियो जैसा दिख रहा है आपको, ये रेशियो है, ये रेशियो है। तो सपोज अगर इस वैल्यू को हम r मान लेना, इस वैल्यू को हम क्या मान ले, r मान ले, इस वैल्यू को हम क्या मान ले, r मान ले। ठीक है, पैरामीट्रिक फॉर्म का इक्वेशन, जो पैरामीट्रिक फॉर्म है ना, यहाँ पे हम लोग यूज जो करते हैं ना, इक्वेशन ऑफ लाइन में यूज नहीं करते। लाइन का सोल्यूशन इक्वेशन तो पता ही है हमको। बेसिकली करना क्या होता है ना, आप देखिए अगर इसको हम r से इक्वेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये वाली वैल्यू भी r है और ये वाली वैल्यू भी r है, तो आपको क्या मिलेगा ना, यहां से x का वैल्यू मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ x1 एंड cos थीटा। x1 r एंड cos थीटा के टर्म में x आ जाएगा, और जब इस दोनों को इक्वेट करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ y1 r sin थीटा। समझ में आ रहा है क्या? देखो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से x माइनस एक्स वन बराबर आ जाएगा बाई cos थीटा। अगर r है तो x माइनस एक्स वन बराबर r cos थीटा आएगा क्या? अब ये x बराबर क्या जाएगा, x1 प्लस r cos थीटा हो जाएगा क्या? सोचो, x1 प्लस r cos थीटा हो जाएगा क्या? बोलो बोलो। अच्छा, अब यहाँ पे y माइनस वाई वन बाई साइन थीटा जो है, अगर ये r है तो तुमको लगता नहीं है कि ये y माइनस वाई वन बराबर आ जाएगा r साइन थीटा, और y का वैल्यू आ जाएगा बेटा y1 प्लस r साइन थीटा। बोलो, ऐसा लगता है क्या? अच्छा, अब थोड़ा ध्यान से सोचो, तो ये कोई जरूरी तो नहीं कि ये वैल्यू r ही आएगा, ये प्लस माइनस r भी तो आ सकता है ना, r भी आ सकता है, माइनस r भी आ सकता है। बस वही जान, क्योंकि ये क्वांटिटी जरूरी तो नहीं ना कि हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है। ठीक है, और ऐसे भी ये तो समझ में हमको आ रहा है कि ये वेरिएबल आइटम है। ये क्या है? वेरिएबल आइटम। ये भी वेरिएबल आइटम है, ये भी वेरिएबल आइटम है। रीजन क्या है, यहाँ पे y वेरी कर रहा है और यहाँ पे x वेरी कर रहा है। x1 फिक्स है, थीटा फिक्स है, x1 फिक्स है, थीटा फिक्स है, बट यहाँ y और x क्या है, वेरी कर रहा है। ठीक है ना? अब थोड़ा ध्यान से सुनना, तो अगर हम यहाँ पे प्लस माइनस r लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस r cos थीटा आ जाएगा क्या? हम प्लस माइनस ही लगा लेते हैं, तो यहाँ भी आ जाएगा प्लस माइनस और प्लस माइनस, क्या आ जाएगा, प्लस माइनस। क्या आ जाएगा बताओ? अब सुनना ध्यान से, तो बेसिकली ये रिजल्ट, ये x लिखने के लिए ही हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म यूज करते हैं। ये x और y लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म यूज करते हैं। अब यहाँ पे r समझना है क्या बेसिकली, ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से समझा रहे हैं तो आपको और ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। सपोज हम क्या कर रहे हैं, इसी लाइन पे a से एट ए डिस्टेंस p पे हम एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं x, y। समझ में आ रहा है क्या? इसी चीज को हम दूसरे तरीके से लिख रहे हैं तो और चीजें क्लियर होगा, इसको समझिएगा अच्छे से। और सपोज हम कंसीडर करते हैं कि a से जो p की दूरी है बेटा वो r है। लेट a से p की दूरी हम क्या मानते हैं, r मानते हैं। a से p की दूरी कितना है, r। ठीक है क्या? अब सुनना ध्यान से, इधर कहीं y एक्सिस रहा होगा तो ये ऑरिजिन रहा होगा, यहाँ पे इसी के पैरेलल हम x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं तो ये एंगल थीटा रहा होगा, बताओ। अच्छा, यहां से इस पे परपेंडिकुलर गिरा देते हैं और ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को मैंने r माना है, तो तुमको लगता नहीं है कि ये वाली जो डिस्टेंस आएगा ये r cos थीटा आएगा? सोचो जरा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में बोलो cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, d डिवाइडेड बाई f।
अच्छा ये वाली डिस्टेंस कोई बताएगा, ये वाली डिस्टेंस क्या होगा? r sin थीटा हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे जो है ये मान लिया n है, तो an का वैल्यू तुमको क्या लग रहा है? r cos थीटा, और pn का वैल्यू क्या लग रहा है तुमको? r sin थीटा। इसी चीज को हम दूसरे ढंग से लिख रहे हैं, ठीक है। अब तुम जरा देखो, अगर हम यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर गिरा दें m, यहाँ पे r गिरा देते हैं, तो तुमको लगता नहीं कि OM का जो वैल्यू आएगा वो x होगा बेटा? OM का वैल्यू जो होगा x होगा। OM पॉइंट P का एब्सिस हो जाएगा। अच्छा OM लगता है आपको कि OR प्लस RM होना चाहिए? अच्छा OR क्या है अपने पास? x1 है, और RM क्या है? ये RM रेक्टेंगल क्रिएट हो रहा है an के बराबर, दैट इज r cos थीटा। तो देखो x का वैल्यू क्या दिख गया तुमको? x1 प्लस r cos थीटा दिख गया क्या? x का वैल्यू आ गया x1 प्लस r cos थीटा। हम दूसरे तरीके से इसी चीज को दूसरे तरीके से किए, अब आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। अब उसी तरह से बाई का वैल्यू अगर निकालना होगा तो क्या होगा बताओ? बाई का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? ये पीएम हमारा बाई हो जाएगा, और पीएम को हम लिख सकते हैं पीएम प्लस एनएम लिख सकते हैं। अच्छा पीएन को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? पीएन हमारे पास r sin थीटा, और एनएम क्या है? AR के बराबर, तो Pn प्लस AR बराबर y है, सो y बराबर Pn। AR का वैल्यू कितना है अपने पास बताओ? AR y1 है, और Pn का वैल्यू है r sin थीटा, तो y का वैल्यू क्या दिख गया? y प्लस y1 r sin थीटा, ठीक है। अब सुनना, हम A से यहां से r डिस्टेंस पे यहां पे पॉइंट क्रिएट कर रहे हैं, तुमको लगता नहीं कि यहां से सेम डिस्टेंस पे अगर इधर पॉइंट क्रिएट होगा तो उसी के अपोजिट डायरेक्शन में यहां भी पॉइंट क्रिएट हो सकता है? बोलो बोलो, होगा? समझ में आ रहा क्या? तो जब अब यहां पे जब हम पॉइंट क्रिएट करेंगे तो अंतर क्या होगा? इधर के लिए हम जो डिस्टेंस प्लस r cos थीटा जोड़ते थे, अब वो क्या होगा? माइनस r cos थीटा होगा। तो मान लिया यहाँ पे एक पॉइंट है P डैश, इसका कोऑर्डिनेट है मान लिया x, y, तो अब यहाँ P डैश के लिए क्या हो जाएगा? फॉर P डैश के लिए x आ जाएगा x1 माइनस r cos थीटा, और y आ जाएगा y1 माइनस r sin, ऐसा। या आप ऐसे समझ लो, यहां से a से p की दूरी भी r है और a से p डैश की दूरी भी r है, ठीक है। बट अगर वेक्टर जैसा देखा जाए तो डायरेक्शन वाइज देखा जाए तो ये हम ये AP वेक्टर का डायरेक्शन है और ये उसका नेगेटिव वेक्टर का डायरेक्शन। सुनना, ये जो पॉइंट है, यहाँ पे जो पॉइंट है जहां से आपने डिस्टेंस क्रिएट किया है, डिस्टेंस कहां से क्रिएट किया है? x1 by 1 से। तो ये जो पॉइंट है आपका यहाँ पे रिफरेंस क्रिएट हो रहा है। अब इधर के डायरेक्शन में जाइएगा तो पॉजिटिव वैल्यू होगा, और इधर के डायरेक्शन में जाइएगा तो नेगेटिव वैल्यू होगा। कहने का मतलब यहां से इधर r जाइएगा तो प्लस काउंट कीजिएगा, और पीछे जाइएगा तो r क्या होगा? नेगेटिव काउंट होगा। तो बेसिकली यहां पे r का वैल्यू 0 है, तो इस तरह से बढ़ते बढ़ते r कहां तक जा सकता है? इन्फिनिटी। और जब r यहां 0 है तो इस तरह से पीछे कहां तक जा सकता है? माइनस इन्फिनिटी। तो अगर आपसे कोई पूछे r का लेंथ क्या होगा, मतलब r का रेंज क्या होगा, तो r क्या बोलेंगे आप? माइनस इन्फिनिटी से प्लस। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, r जो है वो वेरी कर रहा है, r बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि मैंने डिस्टेंस यहीं से मेजर किया है a से। अब r यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कुछ r और होगा, यहाँ पे कुछ और r होगा, यहाँ पे r कुछ और होगा, बट इस डायरेक्शन में r पॉजिटिव काउंट होगा, और पीछे जब जाएंगे तो r नेगेटिव होगा। समझ रहे बात को? तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब समझना, इस पैरामीट्रिक फॉर्म का यूज क्या है? बेसिकली इसका यूज क्या है? अगर किसी लाइन पे, सुनना, अगर किसी लाइन पे
एक फिक्स पॉइंट से एट ए सर्टेन डिस्टेंस पे, अगर एक लाइन पे एक फिक्स पॉइंट से सर्टेन डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट का रिक्वायरमेंट है तो उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, जिस पॉइंट से आपने डिस्टेंस मेजर किया उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस वो आर कॉस ऑफ थीटा और वाई कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट प्लस आर साइन थीटा। ठीक है, एक डायरेक्शन के लिए। दूसरी डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, x1 माइनस आर कॉस थीटा बाई 1 माइनस आर साइन। वो जब मान लेते तुमको सीधा बोलेगा कि एक पॉइंट दिया हुआ है 3 4, हम बता रहे सवाल, उससे एट ए सर्टेन डिस्टेंस 2 यूनिट पे आपको रिक्वायर्ड पॉइंट चाहिए, तो ऑब्वियस है 2 पॉइंट निकालेंगे, एक इस डायरेक्शन में निकालेंगे और एक इस डायरेक्शन में, तो आपको दोनों यूज करना है। मतलब x का वैल्यू आप एक तरह से कर सकते हैं, यहां से प्लस आ रहा है यहां से माइनस आ रहा है, तो x बराबर x1 प्लस माइनस आर कॉस थीटा आ रहा है क्या, और y का वैल्यू y1 प्लस माइनस आर साइन थीटा। यहां पे भी हम डायरेक्ट बता दिए थे, ये हम तुमको जेल लाइन करके दिखा देंगे। अभी हम एक ध्यान से सुनना कि सीख जाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत वाइटल है, स्ट्रेट लाइन का सबसे मेन पार्ट है, सुनना ध्यान से। अब कोई कहेगा सर ये cos थीटा sin थीटा कैसे क्रिएट होगा, तो जब लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा तो tan थीटा तो पता होगा उसका, जब tan थीटा आपको पता है तो क्या sin थीटा और cos थीटा नहीं पता होगा, बोलो। जब tan थीटा पता होगा तो ऑब्वियस है sin थीटा और cos थीटा पता होगा। सुनना थोड़ा ध्यान से, लिख लो इसको। कहाँ पे, ये बाई, सॉरी यहाँ पे बाई, यहाँ पे बाई होगा, लिख लो ना इसको, लिख लिया। इसका यूज बहुत ज्यादा बहुत अच्छा सवाल भी यूज होता है, बहुत बढ़िया सवाल। ठीक है, अभी तो हम थ्योरी बता रहे थोड़ा सा, बट इसका एप्लीकेशन इतना ज्यादा है कुछ करने का ना, और बहुत यूनिक सवाल भी यूज होता है, और इसको अच्छे से लगाने के लिए पहले सीख जाओ कि लगाते कैसे। सुनना ध्यान से सुनना, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है आप समझना, जिस लाइन के अलाउंग आर कंसीडर करोगे उसी लाइन का स्लोप tan थीटा लेना, ये ध्यान रखना। जैसे मान लिया तुमको इस पॉइंट से एट ए डिस्टेंस 3 यूनिट पे हमको एक पॉइंट चाहिए, इस पॉइंट से एट ए 3 यूनिट डिस्टेंस पे हमको ये पॉइंट चाहिए, तो डिस्टेंस हम इस लाइन के अलाउंग मेजर कर रहे हैं, तो जब हम डिस्टेंस इस लाइन के अलाउंग मेजर कर रहे हैं तो हम जो है इसी लाइन का स्लोप हम क्या लेंगे tan थीटा, इसी लाइन का स्लोप हम क्या लेंगे tan थीटा, बस वही हो। मतलब जिस लाइन के अलाउंग तुम डिस्टेंस मेजर करोगे ना, जिस लाइन के अलाउंग r तुम मेजर करोगे उसी लाइन का स्लोप क्या लेना आपको tan थीटा। नोट में ही लिखना, इंपॉर्टेंट क्या लिखना नोट में, जिस लाइन के अलाउंग r लिया जाएगा, जिस लाइन के अलाउंग r कंसीडर किया जाएगा, r लिया जाएगा, उसी लाइन का स्लोप tan थीटा मानना होता है, उसी लाइन का स्लोप tan थीटा मानना होता है, उसी लाइन का स्लोप tan थीटा मानना होता है। तुम एकदम सीख जाओगे, एकदम चिंता नहीं करना है, तुरंत सीख जाओगे। ये भी 2 सवाल इस पे करते हैं, तुमको एकदम क्लियर हो जाएगा, उसी लाइन का स्लोप tan थीटा मानना होता है, सुनना एकदम क्लियर हो जाएगा। अब देखो इसमें एक दिक्कत क्या होता है, अब बच्चा जैसे देखो हमने फार्मूला बनाया, तुमको सुनना, हमने फार्मूला बताया x1 प्लस माइनस आर कॉस थीटा और y1 प्लस माइनस आर साइन थीटा। कहाँ कहाँ कंफ्यूजन होता है बच्चे को, अब यहाँ से वो क्लबिंग करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि प्लस माइनस यहाँ भी है प्लस माइनस यहाँ भी, तो पॉसिबिलिटी क्या बनाएगा, x1 प्लस आर कॉस थीटा y1 प्लस आर साइन थीटा, एक पॉसिबिलिटी ये बनाएगा x1 माइनस आर कॉस थीटा y1 माइनस आर साइन थीटा। इसमें बड़ा मेहनत कर रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना कहाँ कहाँ गलती होता है। फिर वो बनाएगा x1 प्लस आर कॉस थीटा
y1 माइनस आर साइन थीटा, फिर बनाएगा x1 माइनस आर कॉस थीटा y1 प्लस आर साइन थीटा, ऐसे बनाएगा। तो ऐसा नहीं है, इसमें यही दोनों सही है, ये वाली चीज और ये वाली दोनों यूज करना है, ऐसा सिचुएशन नहीं यूज करना है, ये और ये सिचुएशन यूज नहीं करना है। प्लस एक मिलेगा दोनों प्लस एक। समझ में आ रहा बात? क्या यूज करना है? दोनों के साथ प्लस यूज करना है या फिर दोनों के साथ माइनस यूज करना है। कहने का मतलब जब यहां पे मैंने बात किया है, यहां पे जब प्लस आर यूज किया है तो इसका मतलब मैंने क्या किया है, x1 y1 से एट आर डिस्टेंस पे हमने पॉइंट क्रिएट किया है xy, और जब मैं माइनस आर कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब x1 y1 से कितने डिस्टेंस पे हमने पॉइंट क्रिएट किया है, माइनस आर डिस्टेंस पे, x1 y1 से माइनस आर डिस्टेंस पे। अब कोई कहेगा कि सर लेंथ तो कभी निगेटिव होता नहीं है, तो आप आर भी ले रहे हैं माइनस आर भी ले रहे हैं, तो तुम देखो अभी तो तुमको हम बताए, यहां देखो, यहां पे जो डिस्टेंस है आर है, यहां पे जो डिस्टेंस है वो माइनस आर है। अब सुनना थोड़ा ध्यान से, तुमको क्या लगता है यहां पे जो आर का वैल्यू आ रहा है प्लस आ रहा है क्या? यस। अच्छा, यहां पे जो आर आ रहा था, इधर जो आर आ रहा था, ये आर क्या है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है? इसके नीचे आ रहा है नेगेटिव। तो आर जब नेगेटिव है, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो डिस्टेंस माइनस आर तो मान ही सकते हैं हम। समझ में आ रहा है बात की नहीं? बहुत सारा बच्चा कहता है कि सर इधर प्लस आर लिया, सर इधर माइनस आर, यानी कि आपने इधर +2 यूनिट पे लिया तो इधर -2 यूनिट पे, नहीं, डिस्टेंस तो 2 यूनिट है। कहने का मतलब मैं इधर जाऊंगा तो आर का वैल्यू 2 हो गया, और जब इधर आऊंगा तो आर का वैल्यू माइनस आर का वैल्यू क्या है, 2 है। समझ में आ रहा बात? क्योंकि अभी हमने बताया कि यहां पे आर का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो इस डायरेक्शन में आर पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में आर क्या हो गया, नेगेटिव। समझ में आ रहा है क्या? तभी तो आर का वैल्यू मैंने -∞ से ∞ बताया आपको। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना, क्या यूज करना है, यहां पे फार्मूला में प्लस माइनस किताब में रहता है, तो आपको क्या यूज करना है, या तो आर डिस्टेंस पे आप पॉइंट क्रिएट करेंगे या फिर -r डिस्टेंस पे क्रिएट करेंगे। अगर आर डिस्टेंस पे क्रिएट करते हैं तो दोनों का प्लस यूज करना है, -r डिस्टेंस पे क्रिएट करते हैं तो दोनों के साथ माइनस यूज करना है। अब एक बात और फंसता है, अब एक बात क्या फंसता है, हमने बोला जिस लाइन के अलोंग आर आप कंसीडर करेंगे उस लाइन का स्लोप tan थीटा लेंगे। अब tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव है तो tan थीटा के हेल्प से ही हमको sin थीटा cos थीटा लिखना है। सुना ध्यान से, tan थीटा के हेल्प से ही हमको sin थीटा और cos थीटा लिखना है। तो जब tan थीटा पॉजिटिव होगा तो जरूरी तो नहीं कि sin थीटा भी प्लस होगा। सोचो, क्योंकि tan थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में अगर देखा जाए तो प्लस होता है, लेकिन थर्ड में साइन तो माइनस होता है। यहां भी बच्चा फंसता है। तो ये सबको तुम छोटी छोटी चीजें पे फोकस करना। मैं क्या बोल रहा हूं, जब tan थीटा पॉजिटिव होगा तो मैं sin थीटा और cos थीटा क्या लूंगा। अच्छा, तुमको लगता है कि यहां पे tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव अगर होगा तो वो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए काउंट होगा? सोचो, नहीं काउंट होगा। कैसे काउंट होगा? क्योंकि tan थीटा मैंने लाइन का स्लोप माना है, और tan थीटा जब मैंने लाइन का स्लोप माना है तो थीटा का मैक्सिमम औकात क्या है, 0 से पाई के बीच। समझ में आ रहा ना? अरे समझ में आ रहा है? तो बच्चा कंफ्यूज होता है। आपको थीटा का बेसिक नॉलेज है ना कि थीटा क्या होता है। मैंने क्या बोला, tan थीटा क्या लेना है, लाइन का स्लोप लेना। और जब मैं लाइन का स्लोप मान रहा हूं tan थीटा, तो थीटा रिस्ट्रिक्टेड है 0 से पाई के बीच। इसका मतलब थीटा 2 ही क्वाड्रेंट में जा सकता है, या तो फर्स्ट में या तो सेकंड में। इसका मतलब अगर tan थीटा का वैल्यू, अगर किसी लाइन का स्लोप पॉजिटिव है तो tan थीटा पॉजिटिव हो गया, दैट मींस थीटा हमारा एक्यूट है, और थीटा जब एक्यूट है तो साइन भी प्लस कॉस भी प्लस। समझ में आया क्या? बोलो तुम लोग, हेलो, क्लियर है ना एकदम? अच्छा, अब अगर tan थीटा का वैल्यू नेगेटिव आता है, अब अगर tan थीटा का वैल्यू तुम्हारा नेगेटिव आता है तो tan थीटा नेगेटिव होने का मतलब थीटा ऑब्ट्यूज हो जाएगा। तो थीटा ऑब्ट्यूज हो गया तो यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन प्लस कॉस माइनस।
तो जब tan थीटा प्लस होगा तो साइन कॉस दोनों प्लस लेंगे, और जब tan थीटा लाइन का माइनस आएगा तो साइन प्लस लेंगे और कॉस माइनस। क्लियर हो गया क्या? सारा चीज समझ में आ गया ना कैसे करना? अब तुम जो है ना एक छोटा सा सवाल बनाओ, 2 सवाल इसमें हम बताते हैं, हम ज्यादा नहीं बताएंगे, ठीक है? जैसे कि आप क्लियर समझ में आपको समझ में आ जाए। बहुत सवाल है इस पे, ये बड़ा वाइटल टॉपिक होता है पैरामीट्रिक फॉर्म। तुम देखो ना इसमें कितना चीज सोचने वाली थी, बहुत सा चीज हमने सब कुछ बता दिया, तोड़ के बता दिया आपको। अब इसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन आप लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, एकदम सिंपल सा है। द स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन थ्रू a 3,2, द स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, the slope of a straight line, the slope of a straight line through a 3,2 is 3/4, a 3/4. The slope of a straight line through a 3,2 is 3/4. Find the coordinate of the points. The slope of a straight line through a का कोऑर्डिनेट दिया हुआ। ये एक लाइन है जो 3,4 से गुजर रहा है बेटा, एक लाइन है जो 3,4 से गुजर रहा है, ठीक है क्या? तो ये कहता क्या है? द स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन थ्रू a 3,2 इज 3/4। स्लोप कितना लिया है लाइन का? 3/4। सही है? 3,2 हाँ 3,2। अच्छा नींद आता है। ये 3/4 लिखा। Find the coordinates of the points. Find the coordinates of the points on the line. Find the coordinates of the point on the line that are 5 units away from A. That are 5 units away from A. ये तुम अपने से बनाओ, एकदम सिंपल है, इससे तुम बहुत कुछ सीखोगे। लेकिन अभी इसके बाद एक सवाल बताएंगे तो उसमें और ज्यादा क्लियर होगा तुमको। आया क्या? देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझ में आया है? देखो क्या करना है, सुनना ध्यान।
ठीक है, देखो ना। चलिए देखते हैं क्या है ना, आपको एक लाइन पे ना, एक लाइन देखो, सुन लो, ये बहुत ही सिंपल है, तो एकदम सीधा सीधा सवाल है। ये एक लाइन है, इस लाइन पे एक पॉइंट दिया हुआ 3 2, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए आपको। ये इनिक्लाइनेशन थीटा है मान लिया, तो tan थीटा कितना अपने पास बताओ, tan थीटा कितना है अपने पास 3/4। तो tan थीटा जब 3/4 आया तो थीटा भी क्या हो गया, एक्यूट हो गया क्या, बताओ। अब कोई कहेगा सर थीटा थर्ड में क्यों नहीं जाएगा, थीटा क्यों जाएगा थर्ड में, क्योंकि कोई लाइन एक्स एक्सिस से जब इनक्लाइनेशन रखता है थीटा, तो थीटा 0 से पाई के बीच होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल पाई से ज्यादा होगा, पॉसिबल है क्या। तो जब थीटा एक्यूट होगा तो इससे क्या फायदा हो गया, इससे फायदा ये हो गया हमको कि मतलब साइन थीटा का वैल्यू भी प्लस लेंगे और कॉस थीटा का वैल्यू हम प्लस में ही यूज करेंगे। समझ में आ रहा है क्या। अब तुमको कहता क्या है, इस पॉइंट से 5 यूनिट डिस्टेंस पे यहाँ पे एक पॉइंट है, तो क्या तुमको लग रहा है 5 यूनिट डिस्टेंस पे इधर ही से पॉइंट आएगा क्या, 5 यूनिट डिस्टेंस पे आप इधर से भी तो पॉइंट आप काउंट करेंगे, बताइए। तो अगर यहाँ पे r का वैल्यू 5 है तो ये वैल्यू 5 बनने के लिए, अगर यहाँ r 5 है और यहाँ पे r का वैल्यू 0 होता है, और इस डायरेक्शन में r का वैल्यू प्लस बोला और इस डायरेक्शन में r का वैल्यू माइनस बोला, तो ये जब डिस्टेंस 5 है तो यहाँ पे r 5 होगा, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस अगर 5 है तो r क्या होगा -5, तभी तो वो डिस्टेंस 5 बनेगा। समझ में आ रहा है क्या। तो जब हम इस डायरेक्शन के लिए बात करेंगे तो प्लस r cos थीटा प्लस r sin थीटा वाली फार्मूला डालेंगे, और जब इस डायरेक्शन में बात करेंगे तो हम किसका डालेंगे, -r cos थीटा -r sin थीटा वाली फार्मूला डालेंगे। तो आपको लगता है यहाँ पे p है, यहाँ पे r है, तो लेट p का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, p का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 प्लस r cos थीटा और y1 प्लस r sin थीटा हो जाएगा क्या। अब ये x1 y1 क्या होता है, x1 y1 वो पॉइंट होता है जहां पे r का वैल्यू 0 होता है, x1 y1 वो पॉइंट होता है जहां पे r का वैल्यू 0 होता है। तो x1 y1 कौन सा पॉइंट है, a है क्या, a पे ही तो r का वैल्यू 0 है। समझ में आ रहा है क्या। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, p का कोऑर्डिनेट 3 प्लस r का वैल्यू है 5 cos थीटा, तुम सोचो tan थीटा है 3/4, ये थीटा है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 आएगा क्या, तो ये 3/5, और y1 का वैल्यू है कितना 2 प्लस r 5 sin थीटा का वैल्यू, सॉरी उल्टा लिख दिया, 4/5, यहाँ 4/5, यहाँ 3/5, अब 4 4 कट 5 कट जाएगा, तो ये क्या आ गया 3 प्लस 4 7, और ये क्या हो गया 5 आ गया क्या। अब तुम बताओ r के लिए क्या यूज होगा, सुनना, जब यहां से यहां तक 5 लिया तो इधर क्या होगा -5, मतलब -5 नहीं r -r हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x1 -r cos थीटा y1 -r sin थीटा, r का वैल्यू तो 5 ही यूज होगा, r का वैल्यू 5 यूज होगा। तो बताओ r का वैल्यू क्या आ जाएगा, बताओ x1 3 -5 4/7 4 -5 3/5, देखो गप करता है, गप नहीं करो, ये 5 कट गया, 5 कट गया, 3 -4 -1, और ये कितना हो जाएगा 4 - 3 1 हो जाएगा क्या। अच्छा तुमको ये निकालने के लिए फिर ये लगाने की जरूरत भी नहीं है, अगर तुम एक ये निकाल लेते हो तो दूसरा तब अपने आप आ जाएगा, मिड पॉइंट फार्मूला से सोचो क्या, अगर ये निकाल लेते हो तो ये मिड पॉइंट फार्मूला से नहीं आ जाएगा क्या, तो तुम एक ही फार्मूला भी याद रखते हो तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। तो 4 की जगह 3 - 4 y1 से 2 है, y1 2 है, 2 वही तो -1 हो जाएगा क्या ये? हाँ, चलो ठीक है। सर थीटा एक्यूट है तो सर फिर हम लोग इधर वाला क्यों निकाले, इधर वाला क्यों निकाले जब थीटा एक्यूट है, तो अरे थीटा एक्यूट है तो लाइन का पोजीशन खाली इधर ही जाएगा। सर आप बोले कि थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं देखना। अरे भैया ये पॉइंट तो कहीं भी जा सकता है मेरे बेटे, लाइन तो कहीं भी जा सकता है, थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं जा रहा है ना बेटा, थीटा ना थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा बेटा,
थीटा 0 से पाई के बीच है ना बेटा। यस सर। अब लाइन अगर तुम बनाते हो ऐसे, लाइन बनाते हो ऐसे, तो क्या ये लाइन थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं जा रहा है क्या? लेकिन थीटा तो आपका क्या हो रहा है, एक्यूट हो रहा है, थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। अब थीटा यहाँ अब कहोगे कि सर यहाँ तो सेकंड क्वाड्रेंट में दिख रहा है। अरे बेवकूफ, ये मेजरमेंट जो एंगल आ रहा है बेटा वो किस क्वाड्रेंट का है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 से 90 के बीच का एंगल, एक्यूट एंगल। इतना कंफ्यूज करोगे? इतना तो बताने के बाद भी क्या होने की? तो देखो इसमें क्या है ना, अगर एक रिजल्ट भी बना लेते हो ना, एक भी याद रहता है, प्लस आर वाली भी वैल्यू याद रहता है, तो फिर माइनस वाला नहीं भी लगाओगे चलेगा। वहां पे क्या करना, ये मिल गया ये पता है, सॉरी ये मिल गया ये पता है, मिड पॉइंट फार्मूला अल्फा बीटा मान लेना, मिड पॉइंट फार्मूला लगाना। चलो अगला सवाल बनाओ। ये वर्टेक्स ऑफ लिखो ऐसा है, सुनना 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 सुनना। देखो सवाल है, द अपोजिट एंगुलर पॉइंट्स ऑफ ए स्क्वायर आर, द अपोजिट एंगुलर पॉइंट्स ऑफ ए स्क्वायर आर 3, 4 and 1, -1. The opposite angular points of a square are 3, 4 and 1, -1. ये दो पॉइंट है, अपोजिट पॉइंट्स है स्क्वायर का। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर वर्टिसेस, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर वर्टिसेस। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर वर्टिसेस। चलो किया क्या? बोलो हुआ? इतना जल्दी कैसे आ गया भैया, इतना जल्दी कैसे आ जाएगा? सुनना सुनना ध्यान से, ये स्क्वायर है, ये 10th क्लास में भी सवाल था आपको इस तरह का सवाल, आप एक पन्ना में बनाते थे, 2 पन्ना में बनाते थे, पूरा डिस्टेंस फार्मूला लगाते थे, ठीक है। अभी आप डिस्टेंस फार्मूला, पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ने के बाद डिस्टेंस फार्मूला भूल जाइए, डिस्टेंस फार्मूला नहीं लगाना। अगर कोऑर्डिनेट में आप डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं तो आपसे नहीं बनेगा एक भी सवाल। यहाँ मान लिया ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, अपोजिट एंगुलर पॉइंट्स, ए मान लिया 3, 4 है और ये सी है आपका 1, -1। अब आपको बी और डी खोजना है, ठीक है। अब अगर आप जो है इस डायगोनल को मिलाएंगे और इस डायगोनल को मिलाएंगे, मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट आर आ रहा है, तो आपको लगता नहीं है यहाँ से r डिस्टेंस पे d दिखेगा तो -r डिस्टेंस पे b दिख जाएगा? क्या समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट कौन होगा? ये पॉइंट होगा क्या? और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हैं मिड पॉइंट से। क्या ये r मिड पॉइंट होगा AC का? बताइए। तो आपका मिड पॉइंट 3 + 1/2 क्या दिख जाएगा? 4/2 2 दिख जाएगा, और ये 3/2 दिख जाएगा क्या? बताइए। तो r का कोऑर्डिनेट आपको दिख गया 2, 3/2। अब यहाँ पे r का वैल्यू 0 है, तो इधर अगर जाते हैं तो +r काउंट करेंगे, तो इधर जाएंगे तो -r काउंट करेंगे क्या? आप कैसे चलो, इधर चाहते हैं +r तो इधर ऑब्वियस है -r हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट से आप डिस्टेंस मेजर करेंगे वहां पे r का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। अब आप सोचिए
हमने क्या बोला था आप जिस लाइन के लॉन्ग आर कंसीडर कीजिएगा, जिस लाइन के लॉन्ग आर कंसीडर कीजिएगा या माइनस आर कंसीडर कीजिएगा, उसी लाइन का स्लोप tan थीटा लीजिएगा। तो आप आर किस लाइन के लॉन्ग कंसीडर कर रहे हैं, एसी के लॉन्ग या बीडी के लॉन्ग? बीडी के लॉन्ग, तो वो बीडी का स्लोप आप मानिएगा tan थीटा। अब इसमें थोड़ा ज्यादा क्लियर हो रहा होगा आपको। तो लेट स्लोप ऑफ बीडी हम मान लेते हैं tan थीटा। स्लोप ऑफ बीडी हम क्या मान लेते हैं बताओ? tan थीटा मान लेते हैं। समझ में आ रहा है क्या? बोलो, बीडी का स्लोप हमने क्या मान लिया? tan थीटा। ठीक है। अच्छा, अब आपको लगता नहीं है कि AC और BD परपेंडिकुलर है क्या? स्क्वायर का डायगोनल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। क्या आपको लगता है ये एंगल 90 डिग्री होगा? तो क्या AC का स्लोप मिल जाएगा क्या आपको 2 पॉइंट फॉर्म से? AC का स्लोप मिल जाएगा क्या? तो AC का स्लोप कितना आने वाला है? 4 प्लस 1 5 डिवाइडेड बाई 3 घटाओ 1 2 और BD का स्लोप tan थीटा है तो ये आ जाएगा -1। जब भी पैरामेट्रिक फॉर्म लगाएंगे तो जिस लाइन के लॉन्ग r या -r कंसीडर करेंगे उस लाइन का स्लोप आप इमीडिएट tan थीटा मानेंगे। समझ रहे हैं ना? तो क्या आपको लगता है कि tan थीटा का वैल्यू -2/5 आ जाएगा बेटा? बताया जाए, आ जाएगा क्या? अब जब tan थीटा -2/5 आया तो इससे क्या कंक्लूजन मिल रहा है? थीटा के बारे में कंक्लूजन मिल रहा है। थीटा क्या हो रहा है? ऑब्ट्यूज या एक्यूट? ऑब्ट्यूज, क्योंकि tan का वैल्यू निगेटिव। तो tan निगेटिव तो इसका मतलब थीटा 0 से पाई के बीच होता है, तो tan प्लस होता तो थीटा एक्यूट बनता। अब यहाँ पे tan थीटा निगेटिव आ रहा है, यानी कि थीटा 90 से 180 के बीच है, तो थीटा मस्ट बी ऑब्ट्यूज। तो यहां से ये कंक्लूजन मिल गया, थीटा भी ऑब्ट्यूज। अब इससे क्या फायदा होगा ऑब्ट्यूज और एक्यूट से? ये फायदा होगा कि थीटा अगर ऑब्ट्यूज है तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, और सेकंड में साइन प्लस होता है और कॉस माइनस होता है। तो जब मैं साइन थीटा लिखूंगा तो प्लस में लिखूंगा, और कॉस थीटा जब लिखूंगा तो माइनस में लिखूंगा। समझ में आ रहा है क्या? अब चलो, अगर हम d का कोऑर्डिनेट सुन लो, लेट d का कोऑर्डिनेट, अरे भैया ये AC 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप निकाला, y का डिफरेंस डिवाइडेड बाय x का डिफरेंस, तो का हम तो डायरेक्ट ही लिखते हैं ज्यादातर। बोला तो था, बोलवाएगा भी लिखवाएगा भी, बर्बाद कर देगा क्या? डी हमरा बस चले, तुम कुछ भी नहीं लिखे। डी देखो इधर, देखो क्या जाएगा डी, यहां से देखो। डी का वैल्यू मान लेते हैं, हम पूरा तो लिख रहे हैं, तुम्हारे लिए खास लिख रहे हैं। x1 प्लस आर कॉस थीटा और y1 प्लस आर साइन थीटा। बोलो, अभी तुमको r मिला है क्या? r मिला है क्या? नहीं मिला है यार। कॉस थीटा और साइन थीटा मिल चुका है, x1 मिल चुका है 2, y1 मिल चुका है 3/2। r मिला है क्या? नहीं। अब r तुम निकाल लो। r तुमको लगता है ये rd का वैल्यू हमने r माना है, तो तुमको लगता है कि rd का जो वैल्यू होगा वो rc के बराबर होगा? क्या तुमको लगता है ऐसा? और rc का वैल्यू तो पता है आपको, तो r का वैल्यू डिस्टेंस फार्मूला लगा लो, 2 - 1 का स्क्वायर 1 और 3/2 - 1 तो 5/2 25/4। r का वैल्यू √29/2 दिख रहा है क्या? तुम बताओ हमको, r का वैल्यू √29/2। समझ में आ रहा है क्या? बोलो, r का वैल्यू √29/2 दिख रहा है। अब चलो d का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, लगे हाथ। x1 क्या दिख रहा है तुमको? x1 क्या दिख रहा है? 2। r का वैल्यू क्या दिखा? √29/2 दिखा क्या? अच्छा, cos थीटा क्या दिखेगा? थीटा ऑब्ट्यूज है तो cos थीटा क्या होगा? माइनस या प्लस? माइनस। tan थीटा परपेंडिकुलर 2 बेस 5, परपेंडिकुलर 2 बेस 5, हाइपोटेनियस कितना? √29। अरे भैया 25 + 4, ठीक है, हाइपोटेनियस √29। चला तो cos थीटा माइनस में आएगा, माइनस बेस कितना बन रहा है? 5, अब आई √29 होगा क्या? बताओ, बोलो बोलो, होगा? अच्छा, फिर y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? कॉमा
y1 क्या है 3y2 प्लस √29y2 sin थीटा क्या आएगा प्लस में या माइनस में जल्दी बताओ प्लस में कितना आ जाएगा 2y√29 देखो खत्म हो गया सवाल बन गया तुम इतना जल्दी बना दिया था कुछ कहने का नहीं 2 - 5/2 2 - 5/2 कितना आ जाएगा माइनस हाफ आ जाएगा क्या 2 - 5/2 माइनस हाफ आ जाएगा और ये √29 कट गया ये 3/2 + 1 5/2 आ जाएगा डी दिख गया क्या माइनस हाफ और 5/2 समझ में आया आप लोग समझे बेटा बोलिए अच्छा बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे बी निकालने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन या तो अब यहाँ माइनस माइनस यूज कर लीजिए तो माइनस माइनस यूज कीजिएगा तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 5/2 9/2 आ जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा तो 3/2 - 1 हाफ आ जाएगा समझ में आ रहा है क्या या दूसरा आपके पास क्या ऑप्शन है मिड पॉइंट फार्मूला सपोज बी का कोऑर्डिनेट मान लिया अल्फा बीटा तो ये मेरे को मिल चुका है -12 और 5/2 तो मिड पॉइंट फार्मूला से भी हम निकाल सकते हैं अल्फा -1/2/2 बराबर क्या आ जाएगा 2 तो अल्फा -1/2 आ जाएगा 4 अल्फा 9/2 दिख गया क्या बताओ और बीटा + 5/2 बराबर दिख जाएगा 3/2 2 सही हो गया बीटा आ जाएगा 3 - 5/2 क्या आ जाएगा हाफ आ जाएगा क्या बोलो 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 तो ये आ गया 9/2 और हाफ यही तो आपका आंसर है समझ में आ रहा है क्या अच्छा अगर मैं एक सिंपल सा सवाल देता हूँ ठीक है मैं तुमको बता हूँ ये लिखे समझ गया क्या एक और सवाल तुम सोचो थोड़ा क्या तुम कर सकते हो ये जैसे ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ठीक है ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल समझ में आ रहा है क्या ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसके दो एक वर्टेक्स दिए हुए हैं ठीक है 2 3 ये वर्टेक्स दिया हुआ ये सवाल ऐसा है बेसिकली और ये साइड का इक्वेशन दिया हुआ अपोजिट साइड का इक्वेशन दिया हुआ अपोजिट साइड का इक्वेशन दिया हुआ है इसका इक्वेशन दिया हुआ है x + y = 2 x + y = 2 अब मेरे को कह रहा है कि आप ये दो वर्टिसेस के बारे में बता दीजिए कि ये दो वर्टिसेस क्या होगा ट्रायंगल इक्विलेटरल ये लेंथ और कभी भी इस तरह के सवाल में अगर डिस्टेंस यूज करना है और आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना है तो आप भूल जाइए कि सवाल बनेगा तो दिमाग में डिस्टेंस फार्मूला तो कभी आने नहीं चाहिए डिस्टेंस फार्मूला जब तक आप वही अप्लाई कर सकते हैं जब आप कार्टेशियन सिस्टम पढ़ रहे हैं आगे जैसे ही पढ़े तो आप डिस्टेंस फार्मूला को भूल जाइए ठीक है डिस्टेंस फार्मूला तब तक नहीं लगाना है जब तक कि दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता नहीं लगा अगर दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है तो डिस्टेंस फार्मूला लगाना नहीं तो अगर डिस्टेंस फार्मूला से आपको मोहब्बत है तो कोऑर्डिनेट आपसे नहीं बनेगा एक भी सवाल नहीं बनेगा आप लगाते रह जाइएगा सॉल्व होते रह जाएगा कैसे बनेगा देखो एक ऑप्शन तो है वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है ठीक है ये लाइन का इक्वेशन मिला है मेरे को अगर ये लाइन का इक्वेशन निकाल दें और ये लाइन का इक्वेशन निकाल दें तो क्या ये लाइन और ये लाइन का इंटरसेक्शन से ये पॉइंट आ जाएगा और जब इसका इक्वेशन मिल जाएगा और इसका इक्वेशन पता है कि ये दोनों का इंटरसेक्शन से भी पॉइंट आ जाएगा तो ये तो एक सूटेबल तरीका है ठीक है लेकिन लोग के दिमाग में यही आता है लेकिन इसमें हम पैरामीट्रिक से भी सवाल कर सकते हैं पैरामीट्रिक से भी सवाल कर सकते हैं पैरामीट्रिक से अगर करना होगा तो कैसे करेंगे लेकिन पैरामीट्रिक से ये जो सवाल बनेगा वो लेंदी बनेगा अच्छा खासा लेंदी बनेगा पैरामीट्रिक से अगर बनाना है ऐसे तो बन जाएगा ये पॉइंट निकल जाएगा आराम से इसका इक्वेशन और इसका इक्वेशन फाइंड कर लेंगे इसका इक्वेशन अभी निकाल के दिखा भी दे रहे
ठीक है, इसका इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, इसका इंटरसेक्शन से ये पॉइंट, इसका इंटरसेक्शन से पॉइंट। लेकिन अगर पैरामीट्रिक से अगर हमको बनाना, पैरामीट्रिक से भी ये सवाल बनेगा, लेकिन थोड़ा लेंदी बनेगा। तो सोचो कैसे लगाएगा। देखो, इसको हम रेफरेंस मानते हैं, तो जिस पॉइंट को तुम रेफरेंस मानोगे वहां पे आर का वैल्यू 0 होगा। तो अगर ये लेंथ तुमको मिल जाए, अगर ये लेंथ तुमको मिल जाए, समझ में आ रहा है क्या? अगर ये लेंथ तुमको मिल जाए तो तुमको लगता नहीं कि ये पॉइंट आराम से आ जाएगा? दो चीज पता होना चाहिए, ये लेंथ पता होना चाहिए और इस लाइन का tan थीटा पता होना चाहिए। अगर इसका tan थीटा मिल जाए और इसका लेंथ मिल जाए तो हम पैरामीट्रिक फॉर्म से ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा? यस तो इसका tan थीटा कैसे निकालेंगे? ये एंगल 60 डिग्री है क्या? अच्छा, जब कोई लाइन का स्लोप tan थीटा लेते हैं तो थीटा कहां से बनता है? एक्स एक्सिस से, पॉइंट एक्स एक्सिस से बनता है, सिर्फ एक्स एक्सिस से थीटा बनता है। तो क्या तुमको लगता है कि ये 60 डिग्री एक्स एक्सिस से बना है? नो सर कहां बना? ये तो इस लाइन से 60 डिग्री बना ना। एक्स एक्सिस से ये कितना एंगल बनाएगा? 60 तो ये बना ही रहा है, और ये लाइन जितना बना है वो प्लस 60 ना एक्स एक्सिस से बनेगा। यस ये लाइन का स्लोप कितना बन रहा है? इस लाइन का स्लोप -1 है क्या? यस सर बताओ। यस सर ये लाइन का स्लोप -1 है क्या? यस सर अगर किसी लाइन का स्लोप -1 है तो यानी कि वो लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? 135। तो ये लाइन एक्स एक्सिस से 135 बना रहा है, और ये लाइन से ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 60 बना रहा है। तो 135 प्लस 60 मतलब कितना बना रहा है? 195 डिग्री। समझ में आ रहा है? -1 सॉरी एंटी क्लॉकवाइज बना, उल्टा बोल दिया। -135 सॉरी 135 ये बना रहा है, सही है। 135 और 60 कितना हो गया? 195। यानी कि इस लाइन का स्लोप होगा tan 195। क्या ये लगता है तुमको पॉसिबल है? तो 195 का मतलब हो गया, अगर कोई लाइन 195 बना रहा है तो 195 थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है ना, तो ये एंगल 5 डिग्री है। तो इसका मतलब ये वाली एंगल तुमको देखना होगा, तो ये भी तो 5 है, तो ये भी तो 5 ही आएगा, क्योंकि सॉरी 15 ना, 195 मतलब 15, तो इधर 15 आएगा तो ये भी 15 आएगा क्या? तो बताओ इस लाइन का स्लोप कितना बन जाएगा? tan 15 बन जाएगा क्या? यस अरे समझ में आ रहा? यस सर क्योंकि 195 का मतलब क्या है? ये लाइन ऐसे बनाए तो मतलब ये 195 मतलब ये एंगल ना बेटा, देखो 195 मतलब 180 यहाँ और 15 यहाँ, ठीक है। ये इस तरह से मान लो ना, इस तरह से, तो ये 15, तो फिर ये 15 आ जाएगा कि नहीं आएगा? बताओ, आ जाएगा ना 15। तो अब याद रहे कि ये लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा? tan 15 जाएगा, tan 15 निकाल सकते 45 - 30, तो इस लाइन का स्लोप तो मिल गया। अब कोई कहेगा कि सर इस लाइन पे 2 पॉइंट, एक तो इधर भी दिखेगा एक इधर भी दिखेगा, तो यहां सही है दिखेगा, 2 पॉइंट हमको निकालना होगा और दोनों पॉइंट में चूज करना होगा। जो पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा वो होगा आंसर, क्योंकि यहां से r डिस्टेंस पे इधर भी होगा इधर भी होगा। तो अब तुमको थोड़ी पता है कि ये वाली जो है r डिस्टेंस वाली वैल्यू है कि -r वाली वैल्यू, समझ में ना? तो आप निकालोगे दोनों, और दोनों में जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब ये 60 डिग्री बना रहा है तो ये क्लॉकवाइज में बनाएगा एंगल, ये एंटी क्लॉकवाइज इससे बना रहा है तो ये क्लॉकवाइज में बनाएगा। तो 135 में यहाँ 60 घटा दो, 35 में 135 में 60 घटाओ, कितना आ जाएगा? 75। तो ये लाइन का स्लोप tan 15 हो गया, तो ये लाइन का स्लोप tan 75 भी निकाल सकते हैं, √3 + 1 आता है अंदर। अरे समझ में आ रहा है? और tan 15 का वैल्यू √3 - 1 होता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन तुमको स्लोप मिल गया इस लाइन का, रेफरेंस पॉइंट मिल गया, r मिलेगा तब तो बनेगा। r कैसे मिलेगा? पॉइंट निकालने के लिए r चाहिए या नहीं चाहिए? तो तुमको लगता नहीं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली फार्मूला पीछे क्लास बताए थे? अगर ये डिस्टेंस a है तो ये a/2 होगा, और ये लेंथ तो पता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरे बेटे 3 + 2 - 2 का मॉड अब आई कितना? √2, 2 कट गया 3/√2, ये डिस्टेंस 3/√2 है क्या?
तो तुमको लगता है नहीं कि ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 4 प्लस 9 बाई 4, यहां से आ जाएगा। तो ये लेंथ आर मिल गया कि नहीं मिल गया? लेकिन इसमें कितना बड़ा मेहनत है कि नहीं, लेकिन सवाल बन रहा है ना पैरामीट्रिक से। हम तुमको एप्लीकेशन सिखा रहे हैं, सवाल हमको बनाना होता तो हम इस सवाल को पैरामीट्रिक से नहीं बनाते, क्योंकि जो हम डायरेक्ट हम इन स्लोप से बना लेते हैं सवाल, इसका इक्वेशन निकाल के जो बनाएंगे उसमें कम टाइम लगेगा, पैरामीट्रिक से टाइम ज्यादा लगेगा। क्यों ज्यादा लगेगा? क्योंकि यहाँ पे हमको इसका स्लोप भी चाहिए था, tan थीटा भी चाहिए, फिर r भी चाहिए, फिर दो पॉइंट दिखेगा, उसमें से सेट करना पड़ेगा कौन सा पॉइंट इस लाइन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। समझ लो, क्योंकि ये तो पता नहीं ना मेरे को कि हम प्लस r डिस्टेंस वाली वैल्यू यहाँ डालेंगे, हो सकता है ये माइनस r वाली डिस्टेंस वाली वैल्यू सेटिस्फाई करे। समझ लो ना, तो चेक करना पड़ेगा ना, तो ये लंबा प्रोसेस। अच्छा चलो इस सवाल को बनाओ, इस सवाल को हम सवाल क्या है ना, सवाल चेक करो, लिखो सवाल लिखो। देखो ए वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 2,3। सवाल ये नहीं था, हमने चेंज किया थोड़ा सा, ठीक है। देखो a vertex of an equilateral triangle is 2,3 and the opposite side is x plus y बराबर 2 and the opposite side is x plus y बराबर 2। हमने सवाल आज बहुत कम एक ही तो बताया, लेकिन हमने उसको समझाने की कोशिश किया है, ठीक है। आप उस चीज को अगर समझ जाएंगे तो बहुत सारे सवाल में लगा सकते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। The vertex of an equilateral triangle is x, क्या लिखा, 2,3 and the opposite side is x plus y बराबर 2 and the opposite side is x plus y बराबर 2, ठीक है। Find the equation of other sides, इसमें equation of other sides निकालना। तो देखो यही है, अदर साइड का इक्वेशन निकालना, समझ में आ रहा है क्या? ये साइड का इक्वेशन दिया हुआ है, तो फिर देखो वही सवाल है। देखो अगर ये दो साइड का इक्वेशन निकल जाएगा तो क्या ये वर्टेक्स मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? फिर इसको इसको इंटरसेक्ट करा दो, ठीक है। हमको अदर दो साइड्स निकालना है, कैसे निकालेंगे अभी तो निकाल के बता दिया। देख अगर हमको ये लाइन का इक्वेशन चाहिए, सुनो ये लाइन का इक्वेशन चाहिए, तो इस पे खूबसूरत पॉइंट दिख रहा है 1 2 ये पॉइंट दिख रहा है हमको, लाइन कहां से गुजर रहा है मिल रहा है। अगर मैं ये लाइन का स्लोप निकाल दूं तो बन जाएगा, तो अभी तो निकाला था स्लोप tan 15 इसका और tan 75 इसका, नहीं निकाला था, वो तो मुझे वानी निकाले थे। आप देखो तरीका से निकाल लेते हैं, सुनना। अगर थोड़ा कुछ नहीं बुझाता तो ये एंगल 60 है क्या, ये लाइन का स्लोप हम m1 मानते हैं, m1 बराबर -1 है क्या, ये लाइन का स्लोप हम m मानते हैं। तो तुमको लगता नहीं कि ये दो लाइन के बीच का एंगल 60 है, और दो लाइन के बीच का एंगल का फार्मूला जानता है कि नहीं जानता? तो तुमको m अननोन और m1 पता है, m1 पता है और 60 डिग्री भी पता है, तो m का वैल्यू नहीं निकलेगा क्या? यहाँ से तुम निकालना, m का दो वैल्यू मिल जाएगा, एक तो आ जाएगा √3 + 1 और दूसरा आ जाएगा √3 - 1। अपने आप आ जाएगा, कैसे आ जाएगा देखो, दो लाइन के बीच का एंगल क्या है 60, तो ये थीटा है, और दो लाइन के बीच का एंगल का फार्मूला पढ़े हो आप, tan थीटा बराबर m - m1 बटा 1 + m1 होता है क्या? ये 60 है, tan थीटा 60 है, m तुम्हारा m ही है, m1 क्या है -1 1 - m का मॉड, tan 60 कितना हो जाएगा बताओ, √3 m + 1 बटा 1 - m का मॉड, बोलो बोलो बोलो। अब इसको तुम सॉल्व करोगे, मॉड हटाओगे तो क्या आएगा, m + 1 बटा 1 - m बराबर ± √3 आएगा क्या? एक बार m + 1 बटा 1 - m बराबर √3 आएगा, और एक बार कितना आएगा बताओ, एक बार कितना आएगा, m + 1 बटा 1 - m बराबर -√3 आएगा क्या, बोलो बोलो। यहाँ से m का वैल्यू कितना मिला, ये आ जाएगा m + 1 बराबर √3 - √3m, तो 1 + √3m, सॉरी उल्टा बोल दिए थे, एक होता है 2 + √3, एक होता है 2 - √3, tan 15 होता है 2 - √3 और tan 75 होता है 2 + √3।
अच्छा चलो देखो ये कितना आ जाएगा √3 - 1, तो m का वैल्यू कितना आ गया √3 - 1/√3 + 1 आ गया क्या? इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 - √3 आ जाएगा क्या? स्लाइड करो Yes. Yes, sir. ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ m + 1 बराबर -√3m प्लस √3m - √3, तो 1 + √3 बराबर क्या आ जाएगा √3 - 1 × m, तो m आ जाएगा √3 + 1 बटा √3 - 1। इसको सॉल्व करोगे एनालाइज करो तो ये आ जाएगा 2 + √3। देखो स्लोप मिल गया। अच्छा कितना पे 2 + √3 होता है 10 75 पे, और 2 - √3 होता है 15। समझ रहे हो बात को? तो वहां पे देखो डायरेक्ट आ गया था। वहां पे डायरेक्ट कैसे कर दिए थे बिना सोचे समझे? ये रिजल्ट हमने डायरेक्ट बता दिया था। कैसे बताया? क्योंकि इसका इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस से देख लिया 135, और ये लाइन जो है ये लाइन तुम्हारा यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज बना है, तो 130 एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है तो 60 यहाँ ऐड होगा, और यहाँ क्लॉकवाइज बना रहा है तो 60 सब्ट्रैक्ट होगा। तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन हाँ ये इंक्लिनेशन पता होगा। ये -1 मतलब 135, ये लाइन 135 और 135 को लाइन बना रहा है, और वो फिर टर्न हो गया कितना से 60 से एंटी क्लॉकवाइज, तो 135 + 60 कितना हो गया 195। बट 195 की कोई भी एंगल का इंक्लिनेशन हो नहीं सकता, तो 195 होता क्या 180 + 15 के करस्पॉन्डिंग, तो वो 15 के करस्पॉन्डिंग आ जाए। समझ रहे हो? तो इस लाइन का स्लोप क्या tan 15, और दूसरा क्या है क्लॉकवाइज बना रहा है 60, तो 135 में 60 घटाइए तो 75 आ गया। ठीक है, और नहीं तो फिर इस तरीके से चलो, ये तो तुमको दिख रहा है, इसमें कोई दिमाग भी नहीं लगा। अब लाइन का इक्वेशन आ जाएगा बताओ, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है। समझ में आ रहा है क्या? इक्वेशन ऑफ ए बी कितना हो जाएगा बताओ, बाई माइनस कितना हो जाएगा बताओ 3, स्लोप कितना रहा इसका 2 - √3, और 1 से माइनस कितना आ जाएगा 2, और इक्वेशन ऑफ फिर क्या आ जाएगा AC, इक्वेशन ऑफ AC कितना आ जाएगा बाई -3 बराबर 2 + √3 × x - 2 होगा, बोलो बोलो आ जाएगा। अरे भैया यहां से दोनों स्लोप मिल गया बेटा, इसका भी मिल गया स्लोप, इसका भी मिल गया। ठीक है, एक का 2 वैल्यू है ना, एक स्लोप इस लाइन का मिल गया, दूसरा इसका मिल गया, 2 बार थोड़ी निकालना है। अच्छा बताओ लाइन इसका इक्वेशन मिल गया, इसका इक्वेशन मिल गया, दोनों को इंटरसेक्ट करके भी नहीं निकाल सकता है। इसका मिल गया, इसका निकल इंटरसेक्ट करके किससे निकाल सकता है? लेकिन उस चीज को हम पैरामीट्रिक से भी कर सकते थे कि नहीं? लेकिन उसमें समय ज्यादा लगता। चलो लिखो आगे। चलो कल छुट्टी सरस्वती पूजा का। तुम लोग समझा बेटा? दिक्कत नहीं आ रहा है ना, पिक्चर आ रहा है ना, ठीक फोटो दिक्कत नहीं हो रहा है, साफ दिख रहा है ना? गायब हो जाता है बचवा एकदम, एकाएक गायब हो जाता है, गायब हो जाता है, पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। इतना मन से पढ़ाता है। हाँ है इतना मन से पढ़ाने के बाद भी गायब हो जाता है। ऑनलाइन वही वीडियो रहता ही है तो अपना आराम से देखेगा। चलो ठीक है, देखो चलो देखो अभी देखो आप लोग देखते हैं, देखो अभी थोड़ी थ्योरी बता रहे हैं आगे, ठीक है? अब हम लोग सीखेंगे, आपको याद होगा हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए बताया था, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, वो फार्मूला बता दिया था। अगर x1 y1 कोई पॉइंट है और लाइन है x + b y + c = 0, तो परपेंडिकुलर कैसे लिखते हैं?
लाइन का वैल्यू उस पॉइंट पे का मॉड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी, बट उसी को हम लोग डिराइव भी कर लेते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर देखो, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, एक काम करते हैं, थ्योरी पहले पूरा जितना हो सकता है बता देते हैं, ठीक है, और सम्स जो है ना फिर बताएंगे एक साथ, ठीक है। अभी फर्स्ट पेज का जितना थ्योरी बता देते हैं, फैमिली ऑफ लाइंस के पहले जितना थ्योरी सारा बताएंगे, उसके बाद सवाल एक बार करेंगे, फिर फैमिली ऑफ लाइंस बता देंगे। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, हाँ स्ट्रीट लाइन का लास्ट टॉपिक देखो, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं सुनो, जैसे देखो सुनना, हमने तुमको बताया था ये कोई लाइन है x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर, सुनना है ना, और अपने पास कोई पॉइंट है p x1 y1, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने बोला था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिखाया भी था हमने। कोई पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस देखना तो हमेशा कैसा देखते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये pn मैं क्या लिखूंगा बताओ, हमने बताया था ax1 प्लस by1 प्लस c का मॉड y अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा इस चीज को हम लोग क्या पढ़ते थे, याद करो, इस चीज को हम क्या पढ़ते थे, लाइन का वैल्यू क्या है ना, बेसिकली लाइन की इक्वेशन में x की जगह x1 डाला, y की जगह y1 डाला, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, लाइन का वैल्यू उस पॉइंट पे। तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो आपको क्या करना, लाइन का वैल्यू उस पॉइंट पे निकाल लेना, मतलब वो लाइन के इक्वेशन में वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट डाल के जो वैल्यू आता है वो निकाल लेना, उसमें मॉड चढ़ा देना, डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। डेरिवेशन देखते हैं कहां से आता है, ये कैसे क्रिएट होता है, सुनना ध्यान से। ये लाइन है हमारे पास, ये लाइन का नाम है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, चलो स्मॉल है ना, स्मॉल ax प्लस by प्लस c बराबर, यही लाइन है, मान लिया ना, ये पॉइंट अपना P है, ये पॉइंट आपका Q, समझ में आ रहा है क्या। अब आपके पास यहाँ पे एक पॉइंट है R जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y, ठीक है ना। अब यही डिस्टेंस आपको, चलो यहाँ पे P लिखा था तो P ही रहने देते हैं, इसका नाम A बना देते हैं, इसका नाम B बना देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, ये तो फिर कंफ्यूज कर जाओगे। अब तुम क्या करो, कंस्ट्रक्शन करो, यहां से इस पे परपेंडिकुलर गिराओ, यहां से इस पे परपेंडिकुलर गिराओ, और यहां से इस पे परपेंडिकुलर गिराओ, ये n, यही डिस्टेंस pn ही तो आपको चाहिए, चाहिए क्या, यही pn नहीं चाहिए आपको, ये pn ही तो चाहिए आपको, समझ में आ रहा है क्या, ये 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा तुमको लगता है ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट तुम निकाल पाओगे, और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट तुम निकाल पाओगे कैसे, ये पॉइंट किसका किसका इंटरसेक्शन, एक्स एक्सिस और ये गिवन लाइन का इंटरसेक्शन है क्या, तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y बराबर 0, तो इस इक्वेशन में y का वैल्यू 0 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वो पॉइंट मिल जाएगा जहां पे वो लाइन एक्स एक्सिस को काटा है, और ये पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस लाइन का इक्वेशन, y एक्सिस का इक्वेशन क्या है, x बराबर 0, तो इस इक्वेशन में मैं जैसे ही x बराबर 0 डालूंगा तो मेरे को b का कोऑर्डिनेट दिख जाएगा, x से 0 डालेंगे, सॉरी x 0 डालेंगे तो b का कोऑर्डिनेट दिख जाएगा, y 0 डालेंगे तो a का कोऑर्डिनेट दिख जाएगा। तो तुमको लगता है y अगर 0 डालोगे तो x का वैल्यू माइनस cy आ जाएगा, तो तुमको a का कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है, माइनस cy a, 0 दिख रहा है क्या, बोलो बोलो, अच्छा अच्छा अच्छा। और अगर हम 1 से 0 डालते हैं तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस cy b, तो ये पॉइंट दिख रहा है क्या तुमको, 0, माइनस cy b, b का कोऑर्डिनेट, बोलो। अच्छा अगर तुमको किसी ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस पता है तो क्या उसका एरिया निकाल सकते हो क्या, x1 y2 माइनस y3 वाली फार्मूला बताया था, वो डिटरमिनेंट से नहीं निकालो, ये डायरेक्ट वाली जो 3 में फार्मूला लगाता है वही डालो, कोई दिक्कत नहीं। तो तुम एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB लिख दो जरा, क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 1/2 मॉड ऑफ x1, तो x1 की जगह x1 लिख दिया, इनटू y2 माइनस y3, सुनना ये है x1/1, ये है x2/2, ये है x3/3, तो y2 माइनस y1, y2 क्या बन रहा है तुमको, माइनस c/3,
y2 माइनस y1, y1 क्या बन रहा है 0, सॉरी y3 माइनस y2 क्या होता है x1, y2 माइनस y3, तो y2 बन रहा है माइनस c y2 और y3 बन रहा है 0। तो तुमको लगता है ये लिखाएगा माइनस c बाई बी घटाओ 0 अब प्लस x2 का बन रहा है 0 बन रहा है क्या? यस अब 0 के साथ कुछ भी लिखो क्या लफड़ा है, 0 इंटू लफड़ा तो 0 हो जाएगा, ऐसे लिख देते हैं y2 माइनस y3। अब क्या होगा y3 माइनस y2, तो y3 क्या लग रहा है तुमको 0, 0 माइनस y, समझ में आ रहा है क्या? अब प्लस x3 क्या दिख रहा है तुमको माइनस c बाई और y1 माइनस y2, तो y1 प्लस c बाई डी आ जाएगा क्या? बोलो Yes, sir. इसमें मॉड आ जाएगा, बोलो होगा? सही किया है ना? गलती हो जाता है जल्दी हमसे ज्यादा। ये आ जाएगा हाफ माइनस सी बाई बी x1, ये तो 0 आ जाएगा, माइनस सी बटा ए बाई 1 और माइनस सी बाई ए बी, सी स्क्वायर बाई ए, होगा क्या? तुमको लगता नहीं कि माइनस 1 मॉड से बाहर कर दें, माइनस सी का मॉड बाहर कर लो ना, क्या दिक्कत है? माइनस सी का मॉड बाहर करो, माइनस सी सब में कॉमन है, तो माइनस सी का मॉड तो बेसिकली सी हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे क्या बच रहा है, मॉड ऑफ x1 बाई बी बच रहा है प्लस y1 बाई ए बच रहा है और c बाई ए भी बच रहा है, बोला जाए Yes. माइनस सी का मॉड तो हो जाएगा c, समझ लो, Yes. या माइनस सी का मॉड जाएगा मॉड सी, माइनस सी का मॉड सी लिखो या माइनस सी का मॉड लिखो, बात बराबर है, सी लिख दो ना, क्या दिक्कत है, ये सी आ गया। अच्छा यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ, ए भी आ जाएगा क्या, बोलो? अगर तुमको लग रहा है तो यहाँ पे मॉड सी रखे दो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा रहेगा, ठीक। माइनस सी का मॉड और मॉड सी तो सेम होगा। अब यहाँ पे देखो ये ax1 प्लस by1 प्लस सी आ रहा है क्या, बोलो? Yes, sir. अच्छा तो ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। हमको नहीं लगता है सी लिखने में तुमको इसमें तकलीफ होगा, No, sir. सी अंडरस्टूड है, मान के चलो पॉजिटिव है ना? Yes. तो सी बाई यहाँ पे नीचे आ जाएगा ए बी, मॉड भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत, ऐसा आ गया क्या बताओ, बोलो? Yes. अच्छा अभी तुमको और नहीं लगता है, ये 1 हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी देहाती फार्मूला से क्या हो जाएगा, देहाती फार्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, Half into P. हाँ, तो देहाती फार्मूला से एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी कितना हो जाएगा, हाफ बेस कितना बन रहा है ए बी और हाइट क्या बन रहा है पी ए, बोलो? Yes. ये वाली वैल्यू भी तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी है और ये वाली भी वैल्यू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी है, तो क्या दोनों इक्वेट हो जाएगा क्या, Yes, sir. बोलो? Yes, sir. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, हाफ ऑफ सी ए बाई बी और ax1 प्लस बी बाई 1 प्लस सी का मॉड बराबर हाफ ए बी डिस्टेंस फार्मूला लगा लोगे क्या, पॉइंट पता है, ये माइनस सी 0 प्लस सी बाई अंडर रूट सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ जाएगा, अब प्लस क्या आ जाएगा सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आ जाएगा, इनटू क्या आ जाएगा बोलो? अरे पी एन, ये हाफ कट गया क्या, अच्छा यहां से सी स्क्वायर, सुनो ये सी स्क्वायर बाई ए बी आ जाएगा क्या, रूट हटेगा तो सी बाई ए बी आ जाएगा, Yes, sir. आ जाएगा, Yes, sir. Yes. और यहाँ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी आ जाएगा, सी तो कॉमन है ना, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी आएगा, तो तुमको लगता है कि यहाँ से पी एन डायरेक्ट क्या आ जाएगा, यहाँ से सी बाई ए बी और यहाँ से सी बाई ए बी कटेगा, क्योंकि रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या बनेगा, ए बी बनेगा, सी स्क्वायर का रूट क्या बनेगा C. सी, और एलसीएम लेने के बाद यहाँ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नहीं आएगा क्या, Yes, sir. तो बाहर आ गया सी बाई ए बी और अंडर रूट क्या बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी एन बराबर कितना जाएगा बताओ, ax1 प्लस बी बाई 1 प्लस सी का मॉड, अब आई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा क्या, बोलो? क्योंकि ये वाली वैल्यू तो कट गया बेटा, यहां से सिंपलीफाई करो, एलसीएम लो,
एलसीएम लो, क्या होगा? पहले सी निकाल लो बाहर, 1/a² प्लस 1/b², b² प्लस a²/a²b², रूट a²b² ab, तो c/ab कट गया, क्या बच गया? √a² प्लस b²। नहीं होगा बोलो, यही ना रिजल्ट था तुम्हारा, बताओ जो बताए थे वही रिजल्ट था ना। एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लिखो जल्दी सा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ये सब फार्मूला कंठस्थ याद रखना। स्कूल में तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने आएगा, वो भी फर्जी आएगा, क्योंकि इतना नहीं पढ़ना है, सब थोड़ी पढ़ना, हटा दिया सब। ऑनलाइन में हार्ड देता है, कहाँ हार्ड देता है? लेंदी देता था सर वो pn ये x cos alpha plus y sin alpha cos अल्फा का वैल्यू डालो ना, b/√a² प्लस b², और sin अल्फा का a/√, tan थीटा होता है b/a, वहाँ पे a/b, तो cos अल्फा का वैल्यू डाल दो और sin अल्फा का वैल्यू डाल दो, वही रिजल्ट है। ठीक है, इसमें इक्वेट किया बस वो इक्वेशन है x1 तो वही cos अल्फा का वैल्यू डाल दो। pn के जगह। हाँ, मिला दो इसको। Yes. देखो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, अच्छा सॉरी, पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, नींद में पढ़ाते हैं। एक्चुअली 3 बजे वाला टाइम है ना, हम लोग आदत है ना शुरू से, आज से नहीं 10 साल 20 साल हो गया, 3:30 से टाइम रहता, 3:30 से पहले नहीं पढ़ाते, 2 घंटा नहीं पढ़ाते थे, 1 से 3 नहीं, 1 से 3 के बीच पढ़ाई नहीं पाते थे, मतलब 3:30 से कंफर्टेबल रहते थे, हमेशा पढ़ाएं। 3 बजे जो हो जाता ना मतलब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, आधा नींद में पढ़ाता है, लेकिन तुमको समझ में आ जाएगा, सब चिंता नहीं करो। देखो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, कहाँ चले गए थे? शुरू में चले गए। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, सुनना, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ठीक है। पैरेलल लाइन करने का मतलब तुमको लगता नहीं कि इस पॉइंट से अगर इस पे डिस्टेंस गिराए या इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर गिराए, दोनों में किसी से एक दूसरे से परपेंडिकुलर अगर गिराया जाए तो सारा लेंथ इक्वल होगा। समझ में आ रहा है क्या? और यही तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस होगा। तो सपोज मान लिया ना, ये लाइन हमारे पास है, पहला लाइन है ax प्लस by प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा जो लाइन है ax प्लस by प्लस c2 बराबर 0। पैरेलल लाइन है तो हमने तुमको बताया ही था कि x y वाली टर्म इंटैक्ट सेम होता है, है ना, बराबर 0। तो दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस आएगा ना, तो ये डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल है, एकदम याद रखना है सारा फार्मूला। पैरेलल लाइंस बराबर आ जाएगा दोनों लाइन का जो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस है, दोनों लाइन का कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस, उसका मॉड में क्यों लगाता हूं? क्योंकि डिस्टेंस देख रहे हैं वो नेगेटिव नहीं होता है, और डिवाइडेड बाय √a² प्लस b, और a तो जान ही रहा है क्या होता है, x का कोफिशिएंट, और b होता है। अच्छा अब तुम सुनो, कोई जरूरी तो नहीं है कि दो लाइन पैरेलल है तो x और y का टर्म इंटैक्ट सेम ही होगा। शुरू में नहीं, कभी कभी नहीं दिखता है, क्योंकि लाइन पैरेलल होने के लिए x का कोफिशिएंट का रेशियो और y का कोफिशिएंट का रेशियो सेम होता है।
तो अब देखो यहाँ पे ये वाली जब फार्मूला तुम लगाओगे तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों इक्वेशन में x और y का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम। ठीक है, जैसे मान लिया ये x + 2y + 3 बराबर 0 और एक लिख दिया 2x + 4y + 9 बराबर 0। ये लाइन भी तो पैरेलल है, देख लो इसका 1/2 2/4 1/2, लाइन तो सेम ही। ठीक है ना, तो लाइन तो पैरेलल है। लेकिन अब तुमको लगता है कि ये दोनों शकल में ये फार्मूला लग पाएगा? कैसे लग पाएगा? आप देखो यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। a किसको मानोगे, b किसको मानोगे? तो यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे ये दोनों इंटैक्ट क्या हो गया, सेम हो गया, तो ये C1 हो जाएगा और ये C2। कहने का मतलब फॉर कंसीडरेशन ऑफ C1 एंड C2 फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y इन बोथ लाइन विल बी सेम। समझ रहे हो? अगर यही दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना होता तो ये C1 और ये C2 नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो मैंने क्या बोला, दोनों लाइन में पैरेलल लाइन में सिर्फ कांस्टेंट टर्म डिफर कर रहा है, x y वाले आइटम सेम है। क्या ये दोनों में सेम है क्या? नहीं। तो फिर C1 C2 डायरेक्ट कैसे माने? तो C1 C2 बनाने के लिए क्या करना होगा, पहले दोनों लाइन में x और y का कोएफिशिएंट सेम बनाना, और बना सकते हो, एक को डिवाइड करके बना दो, नहीं तो फिर दूसरे को मल्टीप्लाई करके बना दो। अगर तुम चाहते हो a2 b4 लेना तो यहाँ 2 से गुना कर देता, तुम चाहते हो a1 लेना b2 लेना तो फिर हमने क्या किया, दूसरे इक्वेशन में 2 से डिवाइड। समझ में आ रहा? अच्छा, इसके बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा बताओ, कितना आ जाएगा डिस्टेंस, बताओ बताओ, डिस्टेंस कितना आ जाएगा? कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस 3 -(-9/2) तो 3 -(9/2) बाई अंडर 1² + 2 होगा क्या बताओ? 6 - 9 3/2 √5 होगा क्या? अब सीखते हैं, अब समझते हैं कि ये फार्मूला आया कैसे, ये क्रिएट कैसे। ठीक है, ये फार्मूला हमने क्यों लिखा, ठीक है। अब देखो फार्मूला याद है तो ठीक है, अब हम तुमको तरीका बता रहे हैं, फार्मूला नहीं याद रहेगा तो तरीका से बना देना, कोई दिक्कत नहीं। बट ये सब फार्मूला स्टैंडर्ड है, ये सब रिजल्ट याद रहना ज्यादा जरूरी है, समझ रहे हो, याद होना ही चाहिए। तो देखो कैसे हम बताएं, मिटा इसको मिटा हो गया। देखो क्या करना है, सुनो, हमने क्या किया, ये दो लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। इसका इक्वेशन है x + by + c = 0 और इसका इक्वेशन है x + by + c = 0। तरीका क्या है मेरे पास, तरीका है क्या, इस लाइन पे कोई पॉइंट सेलेक्ट किया और उसे इस लाइन पे परपेंडिकुलर किया, वही तो। अच्छा, C1 C2 है, C1 और C2 इसे बता दिया करो, ठीक है। तो क्या होगा, मान लिया इस पे कोई जनरल पॉइंट P ले लेते हैं अल्फा बीटा, अब यहां से इस पे परपेंडिकुलर लग रहा है, यही Pn लग रहा है तुमको, दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस है, बोलो। अब ये अल्फा बीटा फिक्स नहीं है लाइन पे, मूव कर रहा है, अल्फा बीटा यहां होगा तो Pn ये हो जाएगा, अल्फा बीटा यहां होगा तो Pn ये हो जाएगा, और हर एक डिस्टेंस तो सेम ही होगा, ये तो यहां दिखाया हमने आपको। तो अच्छा, जब अल्फा बीटा इस लाइन पे लाई कर रहा है, पहली लाइन पे, तो अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई भी तो करेगी, बोलो बोलो। और अल्फा बीटा हमने फिक्स नहीं रखा है, चेंज कर रहा है, तो रिजल्ट में अल्फा बीटा नहीं आएगा, उसको एलिमिनेट करना होगा। समझ में आ रहा बात? अच्छा, अब तुमको लगता है अल्फा बीटा इस लाइन पे परपेंडिकुलर गिराएंगे, अभी फार्मूला पढ़ा था, तो अल्फा बीटा इस लाइन पे परपेंडिकुलर क्या होगा, अल्फा बीटा पे इस लाइन का वैल्यू दैट इज a अल्फा + b बीटा + c2 का मॉड, अब i क्या होगा, √a² + b। क्या अब तुमको लगता है कि अल्फा और बीटा एलिमिनेट करना चाहिए, तो a अल्फा + b बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, -c1 आ जाएगा क्या, a अल्फा + b बीटा का वैल्यू -c1 आ जाएगा क्या, वैल्यू पटक दो, क्या आ जाएगा, -c1 + c2 √a² + b²। अब कोई कहेगा सर आप लिखे c1 घटाओ c2, ये जा गया c2 घटाओ c1, अरे बेबी मॉड है, ये 3 है तो ये -3 है,
तो ये क्या लिख देंगे C1 माइनस C2 का मॉड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आगे बोलो। मान लिया तुमको फार्मूला नहीं पता है, ठीक है, तो ये प्रोसेस से बना लेना। लेकिन हाँ, अगर इस प्रोसेस से बनाओगे तो तुमको फिर ए और बी सेम नहीं बनाना होगा, क्योंकि एक पे पॉइंट माना है, दूसरे परपेंडिकुलर है, क्या दिक्कत है। और जिस पे परपेंडिकुलर जाओगे वो एक उसका x का कोएफिशिएंट ए होगा, y का कोएफिशिएंट b होगा। समझ लो बात? ठीक है भाई, रहने दो, आई रहने दो। और कल सैटरडे कल क्या बोलते हैं, सरस्वती पूजा निकला मैथ का एग्जाम कब है डिक्लेस में? हाँ? एग्जाम में मतलब पढ़ा सकते बनाया नहीं, उनको बना लिया इजी। हाँ भाई, अकेले ही हमारी क्लास है ना? क्लास है ना? कहाँ पर आया है?